अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पिछला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था, हमने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ये होता है कि ये हमारे पास एक कोई भी बाउंड्री है, कोई भी बाउंड्री, ये वॉल हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। लाइट बेसिकली या लाइट आएगी और टकरा के वापस चली जाए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब बेसिकली होता क्या है कि इस बाउंड्री से ऊपर कोई और मीडियम होता है। मीडियम हम कह देते हैं कोई भी मीडियम है, जैसे ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, ये गैस हो सकती है, ये ठीक है। इस तरह से चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। नीचे कोई और मीडियम है, नीचे क्या है, मीडियम 2 कह देते हैं हम। अब आप देखो, क्या लाइट मीडियम 2 में गई है? नहीं। तो ये रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि लाइट मीडियम 1 से ही आती है और टकरा कर मीडियम 1 में ही चली जाती है। अब रिफ्रैक्शन इससे चेंज है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये बाउंड्री है। अब यहाँ पर मीडियम 1 है, यहाँ पर मैं मीडियम को m से लिख रही हूँ, यहाँ पर मीडियम 2 है, कोई और मीडियम है। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर सॉलिड है, नीचे हो सकता है लिक्विड हो, मतलब चेंज है। तो अब होगा क्या कि लाइट आएगी और वो इस वाले मीडियम की बजाय दूसरे मीडियम के अंदर चली जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखो, लाइट इस डायरेक्शन में आई है, उसको जाना तो इधर ही चाहिए था, लेकिन वो सीधी नहीं जाती, या तो वो इधर मुड़ जाती है या वो आगे चली जाती है। मतलब अपनी डायरेक्शन से आगे चली जाएगी या अपनी डायरेक्शन से पीछे चली जाती है। जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था उधर नहीं जाती। तो ये मैंने यहाँ से इसको रेस कर देंगे, मतलब लाइट सीधी आई या उधर चली गई या फिर इधर। ये डिपेंड करता है इधर गई है या इधर गई है। ये अगले 2 केसेस हैं, उसमें हम देखेंगे। बस हमने ये सीखा कि लाइट रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। उसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन या वो उधर को मुड़ जाएगी या इधर को मुड़ जाएगी। चैप्टर बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अगर आप लोग इसको साथ साथ करोगे और एक एक कंसेप्ट को समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसलिए मैं चैप्टर में कोशिश करूँगी कि आपको हर एक कंसेप्ट दूँ, ताकि आपको किसी भी चीज़ का रट्टा ना लगाना पड़े और आपका कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो क्लियर ना हुआ हो। तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, जितना अभी आपके लेवल तक ज़रूरी है। अब रिफ्रैक्शन में हमारा ये भी क्लियर होना चाहिए कि लाइट बेंड होती क्यों है और नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे कब कंडीशंस पर जाती है, किन किन कंडीशंस पे। अब देखो, अब ये लाइट आई, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब लाइट आकर बाउंड्री के ऊपर, ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री के ऊपर ये लाइट आई, ये लाइट आकर टकराती है। तो लाइट जहाँ पर टकराती है वहाँ से हम ऐसे डॉटेड लाइन खींच देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। ये हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा कि जो लाइट आकर टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। और अब रिफ्लेक्शन में तो वो लाइट यहाँ चली जाती थी, अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो अंदर चली जाती है। अब आप देखो, ये जो नॉर्मल है ना, मैं इसको लंबा कर दूँगी क्योंकि ये मीडियम 2 तक भी जा रहा है। अब देखो, जाना उसको क्या चाहिए था, लाइट को, ये डायरेक्शन है ना लाइट की, लाइट को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट लाइट क्या करेगी, इधर मुड़ जाएगी। अब आप देखो, ये नॉर्मल से दूर जा रही है कि नॉर्मल की तरफ जा रही है। ये एरो में डाल देती हूँ आसानी के लिए, इससे ये पता लगता है कि टूवर्ड्स नॉर्मल। लाइट सीधी नहीं गई ना, जब लाइट सीधी नहीं जाती उसको बोलते हैं बेंड, कि वो मुड़ गई। अब मुड़ी है किसकी तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। एक तो ये हो सकता है, दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है, सेम वैसे ही है कि लाइट आई और इस बाउंड्री के ऊपर टकराई और उससे हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, जिसको हमने कह दिया नॉर्मल। अब अगेन लाइट की तो डायरेक्शन ये है, लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट अपनी डायरेक्शन से ऐसे मुड़ जाएगी। अब आप देखो, ये नॉर्मल से दूर जा रही है या नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से क्या जा रही है, दूर। तो मैं ये एरो डाल देती हूँ। अभी भी लाइट क्या हुई, अपनी डायरेक्शन में तो नहीं है, तो मतलब वो बेंड हुई है, और नॉर्मल से दूर हुई है, तो हम लिख देते हैं बेंड अवे। अवे मतलब दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जो ये डॉटेड लाइन हमने बनाई थी ना कि लाइट को इधर जाना चाहिए था, इसका तो काम नहीं है, इसको हमने रिमूव कर देना है। ये लाइट क्या थी, इंसिडेंट। और ये अब क्या होगी, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। जैसे रिफ्लेक्शन होता था तो रिफ्लेक्टेड लाइट होती थी, इसमें आर आ जाता है, रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। इसी तरह ये, इसको भी आप मार्क कर लेना, रिफ्रैक्टेड लाइट। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि बाउंड्री से ऊपर कोई और मीडियम होता है, मीडियम 1, और यहाँ पे कोई और मीडियम होगा। जब लाइट आके बाउंड्री के ऊपर टकराती है, वो दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। लेकिन जब वो मीडियम के दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, तो मतलब वो मुड़ जाती है।
अब या तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन अपनी डायरेक्शन पर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है। हाँ, अगर ये होता कि मीडियम दोनों सेम रहे, मतलब ऊपर भी सॉलिड है नीचे भी सॉलिड है, तब सेम रहता है, लेकिन ये आपको आगे जाके समझ आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मुड़ी क्यों, मतलब ये बेंड क्यों हुई, अपनी डायरेक्शन पर क्यों नहीं गई। इसका आंसर इसी चीज़ में है कि ये नॉर्मल की तरफ कब मुड़ेगी और नॉर्मल से दूर कब जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों केसेस को समझ लेते हैं, तो दूसरे का भी आंसर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसमें से अब जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल आपको समझ आ रहा है, तो ये एरो है तो मतलब नॉर्मल की तरफ है, तो अब मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। फिर मुझे पता है कि वो इंसिडेंट लाइट होती है जो आकर पहले टकराती है, तो मैं उसको भी रिमूव कर रही हूँ। फिर जो ये अंदर चली जाती है इसको रिफ्रैक्टेड लाइट कहते हैं, मैं इसको भी रिमूव कर रही हूँ। कई बातें हमें पता है। इसी तरह एरो दूर जा रहा है नॉर्मल, इस नॉर्मल से, तो मतलब ये बेंड हो रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये भी हमें पता है। तो अब मैं इन चीज़ों को नहीं लिखूँगी बार बार, आपको ख़ुद से ये चीज़ें आ जानी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि जो नॉर्मल इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। एंगल को थीटा से लिखते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और ये रिफ्रैक्टेड लाइट जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको आर से लिख देंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी ये रिफ्रैक्टेड एंगल और ये इंसिडेंट हो जाएगा। अब आप देखो क्या ये बराबर है? नहीं, ये एंगल इधर छोटा हो गया और ये एंगल यहाँ पर क्या हो गया? ज़्यादा, मतलब यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा हो गया, ये यहाँ पर ज़्यादा है और ये कम, मतलब ये बराबर नहीं होते। रिफ्लेक्शन में ये क्या थे? बराबर थे। रिफ्रैक्शन में ये दोनों बराबर नहीं होते, ये डिफरेंस है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि डायग्राम में ये एंगल्स में जो थे वो लेबल हुए हुए थे। अब आप देखो ये चीज़ अवे फ्रॉम नॉर्मल है, ये टूवर्ड्स नॉर्मल है, हमें लिखा नहीं, हमें डायग्राम देखकर ही समझ आ रही है। अब ये कब नॉर्मल से दूर जाएगी, कब नॉर्मल के पास आएगी? ये कब होता है कि जब ऊपर वाला मीडियम एयर हो और नीचे ग्लास हो। अब आप मुझे बताओ, एयर मतलब गैस, गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं? खुले खुले। और ग्लास क्या है? ग्लास में पार्टिकल्स तंग तंग होते हैं। तो इसमें से रेयर, अब दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रेयर, रेयर बोलते हैं खुले को, और एक होता है डेंसर, डेंसर बोलते हैं गाढ़े को। डेंसर में मतलब पार्टिकल्स साथ साथ होंगे, रेयर में पार्टिकल्स खुले खुले होते हैं। अब मीडियम का नाम होता है या रेयर या डेंसर। अब देखो, अगर ऊपर वाला मीडियम एयर है तो वो क्या है? रेयर है या डेंसर? रेयर, क्योंकि पार्टिकल्स खुले खुले हैं, तो हम इस मीडियम को बोलते हैं रेयर। फिर ग्लास में पार्टिकल्स तंग तंग होते हैं तो वो क्या है? डेंसर। तो जब भी लाइट एयर से डेंसर में आती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब इसका भी हमने पूरा कंसेप्ट समझना है कि कैसे। देखो, लाइट आ रही थी एयर से, किस में चली गई? ग्लास में, इसलिए नॉर्मल की तरफ तो बेंड हो गई, लेकिन क्यों? अब इसकी भी रीज़न देखते हैं। देखो, जब एयर में पार्टिकल्स खुले खुले हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसमें पार्टिकल्स खुले खुले पड़े हुए हैं, तो अब इसमें से जब लाइट आएगी तो क्या उसको रास्ते में पार्टिकल्स मिल रहे हैं जो इसको रोक रहे हैं, रास्ता रोक रहे हो? नहीं ना, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा खुले होते हैं गैस में, तो वो उसका रास्ता रोक ही नहीं रहे। तो लाइट की स्पीड जो है बहुत तेज़ है, तेज़ी से स्पीड से आ रही है, क्योंकि उसके रास्ते में कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ग्लास में आएगी, ग्लास में अब पार्टिकल्स क्या है? तंग तंग है। अब यहाँ पर क्या होगा कि लाइट आएगी, वो टकरा जाएगी इसके साथ, फिर वो अपना उसको थोड़ा टाइम उसका ज़ाया हो जाएगा, फिर वो लाइट इधर से कहीं रास्ता बनाएगी, फिर आगे दोबारा उसके कोई मॉलिक्यूल उसके रास्ते में आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर वो रास्ता ढूंढने में टाइम ज़ाया करेगी, फिर वो कहीं से गुजरेगी और यहाँ पे रास्ते में कुछ और आ जाएगा, फिर जाके वो निकलेगी। तो यहाँ पर उसकी स्पीड जैसी थी, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज़ होती है, आपको पता 3 × 10⁸, तो जिस स्पीड से आ रही थी वो उसी स्पीड से रही, क्योंकि उसके रास्ते में कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं थे जो उसका रास्ता रोकते। लेकिन यहाँ पर उसके रास्ते में मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, तो उसकी स्पीड क्या हो रही थी? कम हो रही थी। अब इसकी एग्जांपल कैसे? आप मोटरवे पे ड्राइव करते हो तो रास्ते में गाड़ियाँ नहीं होती ना, तो आपकी स्पीड तेज़ होती है। लेकिन यही अगर आप GT रोड पर चले जाओ तो आपको टाइम लगेगा, आपकी स्पीड क्या होती है? गाड़ी की कम होती है। तो ये सेम उसी तरह। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है? कम। तो स्पीड कम होने की वजह से लाइट को जाना तो इसमें चाहिए था, क्योंकि इसकी स्पीड अगर तो बराबर होती दोनों, मीडियम, ये भी एयर होता ये भी एयर होता, तो फिर तो सीधी रहती। लेकिन वो आ तो तेज़ी से रही थी, लेकिन एकदम से उसकी स्पीड कम हो गई, इसीलिए वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, क्योंकि स्पीड यहाँ पर क्या हो गई? कम हो गई। अब इस वाले को देखते हैं।
इसमें क्या होगा, ये तब होता है जब लाइट डेंसर से रेयर में आ रही हो, मतलब इसका उल्टा, ऊपर डेंसर मीडियम हो नीचे रेयर हो, ठीक है, ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है। अब डेंसर में क्या था, पार्टिकल्स साथ साथ जुड़े हुए थे। अब इसमें जब लाइट आ रही थी तो उसकी स्पीड कम हो रही थी क्योंकि रास्ते में मॉलिक्यूल ज़्यादा, स्पीड कम थी। फिर जब वो रेयर में आ गई, रेयर में अब अगेन पार्टिकल्स बहुत खुले हैं, तो उसकी स्पीड जो वहाँ पर डेंसर में तंग थी, जैसे ही वो रेयर में आ गई अब उसकी स्पीड एकदम से तेज़ हो जाती है, इसीलिए नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। पहले स्पीड क्या थी, कम थी, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो गई। अब एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। अगर ऊपर मीडियम क्या है, रेयर है, और नीचे क्या है, डेंसर है, तो रेयर में पार्टिकल्स खुले खुले होते हैं, तो स्पीड एकदम से आई, और जैसे ही वो डेंसर में आई तो स्पीड कम हो गई, तो स्पीड जो ऐसी जानी चाहिए थी अब वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अब ये जो एंगल इस नॉर्मल के साथ बनाती है वो इंसिडेंट एंगल होता है, और ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप देखो कौन बड़ा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब इसमें अगर ऊपर जो है वो डेंसर मीडियम है, मतलब लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है, तो डेंसर में पार्टिकल की लाइट की स्पीड क्या होती है, कम, तो यहाँ पे स्पीड क्या थी, कम थी, और एकदम से वो रेयर में आ गई तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसको जाना इसमें चाहिए था लेकिन वो इधर मुड़ जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर हो गई। अब ये जो एंगल दो नॉर्मल और ये आपस में बनाते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप देखो कौन सा बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। तो आई होप आपको रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि लाइट को जाना अपनी डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है रिफ्रैक्शन में, वो इसलिए क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है। अगर तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है मतलब स्पीड कम हो गई, मतलब वो आ ज़्यादा वाली स्पीड से रही थी, फिर जैसे ही इस वाले मीडियम में आई स्पीड कम हो गई। फिर यहाँ पर वो नॉर्मल से दूर इसलिए गई क्योंकि स्पीड ऊपर कम थी, नीचे एकदम से उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, तो वो नॉर्मल से दूर बेंड कर गई। रिफ्रैक्शन होता क्या है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन में चेंज आ जाना। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ड्यू टू चेंज इन स्पीड की वजह से। चेंज इन स्पीड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मटीरियल्स, क्योंकि स्पीड जो होती है वो डिफरेंट मटीरियल्स में डिफरेंट होती है। हर किसी मटीरियल में जब से गुजरोगे तो डिफरेंट स्पीड होगी। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर क्या है, एयर, और डेंसर क्या है, ग्लास, तो लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि ऊपर स्पीड जो है वो ज़्यादा है, जैसे 3 × 10⁸ होती है एयर में स्पीड, नीचे स्पीड कम हो गई तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। तो एयर में स्पीड जो है वो तकरीबन 3 × 10⁸, बट व्हेन इट एंटर्स इन ग्लास इट स्पीड डिक्रीजेज बिकॉज इन ग्लास एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि जैसे सॉलिड्स में पैक्ड होते हैं इसी तरह ग्लास में एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लाइट इंटरेक्ट करती है इन टाइटली पैक्ड एटम्स के साथ, जो उसको रोकती है, डिले करती है और स्लो इट डाउन और उसको आहिस्ता कर देती है। लेकिन बट इन एयर में एटम्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड हैव लार्ज स्पेस, और बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, सो लाइट मूव फास्टर, इसीलिए लाइट वहाँ से तेज़ी से मूव करती है। नेक्स्ट ये है कि जब एयर एंटर करती है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो डेंसर क्या है, ग्लास, रेयर क्या है, एयर, तो फिर ये बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें आप देखो एंगल ऑफ ये जो है रिफ्रैक्शन वाला नीचे वाला वो बड़ा है, जिसकी तरफ ग्रेटर का साइन होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे मैंने मेटल सरफेस लिखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ओके आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल से दूर जा रही है। फिर ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बुक पे इतने मेंशन नहीं थे लेकिन रिफ्लेक्शन की तरह ही सेम थे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए कि फर्स्ट लॉ तो रिफ्लेक्शन वाला ही है कि इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरा ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कहीं पे ये ज़्यादा है कहीं पे ये थोड़ा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। रिफ्लेक्शन में ये दोनों क्या होते थे, बराबर होते थे, तो आप इसको ऐसे लिखते हो। अब क्वेश्चन है कि लाइट बेंड क्यों होती है, क्योंकि एयर में इन एयर मीडियम जैसे कि जो कि रेयर है, स्पीड जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली हाई है, लेकिन डेंसर मीडियम में स्पीड लो होती है। रीज़न आप यहाँ से दोबारा दोगे, क्योंकि ग्लास में एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइट इंटरेक्ट करती है, और ठीक है ये सारी रीज़न दोगे। तो ये जो बेसिकली पैरा है ना, ये पैराग्राफ इसी के बारे में लिखा हुआ है कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, और फिर बाकी में स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, सारी वही चीज़ें, ठीक है। फिर लाइट उन क्लोजली पैक्ड एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती है, डिले होती है, फिर स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है।
ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आप एन से लिखते हुए c/v। ये बेसिकली आपको बताती है कि लाइट बेंड हो रही है, कितनी हद तक लाइट बेंड हुई है, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। जैसे ऊपर वाले मीडियम में, ये ऊपर वाला मीडियम है, मतलब लाइट इस मीडियम से आई, अब वो बेंड कितनी होगी वो डिपेंड करता है इस मीडियम की स्पीड पे। नीचे वाले मीडियम की स्पीड अगर तो ज़्यादा होगी तो लाइट इधर बेंड कर देगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, और अगर नीचे वाले की स्पीड कम है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो ये बेसिकली इसकी स्पीड पर डिपेंड कर रहा होता है, नीचे वाले मीडियम की। तो ये देखो दोनों स्पीड है, और इसको क्या बोलते हैं, रेशो। डिवाइड के साइन को रेशो भी बोलते हैं। तो द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मीडियम। ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है, और ये किसी भी मीडियम में, हमें नहीं पता मीडियम क्या है नीचे, तो वो कोई भी मीडियम हो सकता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी फॉर्मूले से आपने डेफिनेशन याद करनी है। अगर मैं इसका यूनिट निकालूँ तो दोनों स्पीड है, ऊपर वाली स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे वाली भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिट लेस, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होगा। अब ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता और ज़ीरो भी नहीं होता, तो ये 1 होगा या 1 से ग्रेटर। अब 1 कब होगा, अगर तो स्पीड वैक्यूम है, अगर मीडियम क्या है, वैक्यूम है। और 1 से ग्रेटर कब होगा, बाकी सारे के लिए, जैसे कि अगर एयर है, वाटर है या ग्लास है, इन सब के लिए। अभी यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं कि गैसेस के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होगा, ये बात याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन है कि वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज 1 कब होगा, या गैसेस के लिए 1 क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, c/v, मतलब ऊपर तो हमेशा मीडियम 1 वैक्यूम ही रहेगा। अगर तो ऊपर वैक्यूम है, मतलब वैक्यूम है तो आपको पता है रेयर है, ये भी रेयर है और ये भी क्या है, ये तो अभी हमने देखना है। अगर हमसे पूछा गया कि गैसेस में 1 क्यों होता है, क्योंकि अगर गैस ली गई है तो इसका मतलब नीचे वाला गैस है, और गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेयर, तो मतलब नीचे वाला मीडियम भी क्या है, रेयर। तो अगर मतलब ऊपर तो लेना ही रेयर है ना, तो रेयर के बाद जा भी गैस में रही है तो नीचे क्या है, गैस है, गैस है तो मतलब नीचे भी क्या है, रेयर। तो आप मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल है, क्या स्पीड लाइट बेंड करेगी, नहीं, लाइट अपनी डायरेक्शन में ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि रेयर से रेयर में ही जा रही है। रेयर में भी पार्टिकल्स खुले खुले हैं और इस बार नीचे भी पार्टिकल्स गैस है तो खुले खुले हैं, तो कोई स्पीड की उसमें तो चेंजेस आई नहीं, स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम रही है, तो इसीलिए ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो गैसेस में एटम्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, सो लाइट फ्रीली पास कर सकती है, कोई इंट्रैक्शन नहीं होती किसी भी किस्म की उसकी एटम्स के साथ। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है गैसेस में ऑलमोस्ट सेम होती है जितनी वैक्यूम में होती है। वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸, नीचे भी फिर कितनी होगी, 3 × 10⁸, दोनों कैंसिल होंगे तो 1 आंसर दे देगा। तो ये सिंपल सा आंसर था। ये आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है 1 कब होती है, तो 1 कब होगी, जब दोनों की जो मीडियम है वो सेम होगा, दोनों रेयर होंगे। फिर ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब ऊपर जो हो, ये फॉर्मूला होता है ना c/v। अब गैस के अलावा अगर कोई भी मीडियम है, अगर ऊपर तो हमारे पास हमेशा देखो ऊपर वैक्यूम ही होगा, ऊपर तो क्या है, रेयर है, रेयर के बाद नीचे कोई भी मीडियम होगा, फॉर एग्जांपल डेंसर है, तो लाइट इसमें आ रही है और इधर आते हुए वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ऊपर तो क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸, लेकिन नीचे हम डेंसर ले रहे हैं, हम ग्लास ले रहे हैं, तो ग्लास में स्पीड होती है 2 × 10⁸। तो आप देखो डिफरेंस है, यहाँ पर स्पीड क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पर क्या है, कम। अब आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करो तो ऊपर तो 3 × 10⁸ ही रहेगा, नीचे क्या है, हमने मीडियम अगर ग्लास ले लिया तो 2 × 10⁸, तो ये आंसर 1.5 आएगा। तो आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा आया। तो अगर हम कोई और मीडियम ले लेते हैं गैस के अलावा, वैक्यूम के अलावा नीचे, तो फिर हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से क्या आएगा, ग्रेटर। लेकिन अगर हम सेम नीचे मीडियम गैस ही ले लें तो उसकी भी स्पीड सेम होती है, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है, 1। तो 1 जो होता है गैसेस के केस में आता है, और बाकी जो है वो आपका 1 से ग्रेटर ही आएगा। इतना आप लोगों की लेवल तक जो था समझना ज़रूरी था, इससे ज़्यादा डिटेल आपने इतनी आपके लेवल, आपके एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने इतना समझ आ गया तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, और इतना क्लास 10 के लेवल के लिए आपके लिए काफ़ी है। तो नीचे का आंसर देख लेते हैं। दोबारा से मैंने पूछा कि वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टेस्ट इन वैक्यूम, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वैक्यूम में होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं होता, वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं होता किसी भी किस्म का। जब कोई वैक्यूम में पार्टिकल है ही नहीं
तो कोई भी लाइट इंटरेक्ट करेगी नहीं, मतलब वैक्यूम ऐसी जगह होती है जो खाली है तो लाइट सीधी आती है। तो अगर तो दोनों मीडियम जो है वो वैक्यूम है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, या गैसेस के केस में भी क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर हम ग्लास ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो लाइट जो होगी वो स्लो हो जाती है, क्योंकि उसमें एटम्स होते हैं जो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइट उनके साथ इंटरेक्ट करती है, वही रीज़न है। तो इसीलिए स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो हमने n=c/v लिया हुआ है। ग्लास अगर हम वैक्यूम कह रहे हैं, नीचे वाला मीडियम जो ग्लास है, तो उसमें स्पीड ये होती है। तो आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आया, मतलब n से ग्रेटर है। अच्छा, इसके बाद आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की मैंने यहाँ पर ये आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको यहाँ से करना है तो आप कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं करना तो ये जस्ट मैं यहाँ तक तो आप डेफिनेशन तो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो एग्जांपल वो आपने नहीं ऐड करनी, वो जस्ट मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको स्नेल्स लॉ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा ही क्रिटिकल होता है। लेकिन मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि आपको फ़ौरन इसका हर कंसेप्ट समझ आ जाए, तो आपको पता हो कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो स्नेल्स लॉ सबसे पहले तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये ईजीएस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है और आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली हमारे पास दो ही एंगल होते हैं। जब भी लाइट आकर टकराती है, हमें पता है, तो लाइट जिस एंगल के साथ टकरा रही है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। फिर वो लाइट जो दूसरे मीडियम में चली जाती है और वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको रिफ्रैक्शन। दो ही तरह के एंगल होते हैं। इन दोनों के दरमियान अगर हम रिलेशन को स्टडी करते हैं ना, तो वो स्नेल्स लॉ होता है। अब देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो जब ये डायरेक्टली का साइन हटता है तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है n, और यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू निकालें तो ये आ जाती है। इससे ज़्यादा अभी नहीं करना, यहीं तक, या आप सिर्फ यहाँ तक भी कर सकते हो। अब ये क्यों किया गया, मैंने ये वैल्यू क्यों निकाली? बेसिकली स्नेल्स लॉ में ये दोनों की जो रेशो है, ये डिवाइड का साइन हो तो क्या होता है रेशो क्या है? साइन इंसिडेंस, साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों रेशो सेम रहती है, ये स्नेल्स लॉ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई किस तरह से ये सेम होती है, तो मैंने कंडीशन लिखी है जब तक मीडियम सेम रहेंगे। स्नेल्स लॉ में स्नेल्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों का, ये जो दो आप एंगल पढ़ते हो ना, इन दोनों की रेशो सेम रहती है। अब हमें नॉर्मली ये बात समझ नहीं आती कि स्नेल्स लॉ ये क्या कहना चाह रहा है, तो हमने इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल लिख ली है, और वो सिर्फ इसलिए मैंने लिखी है ताकि आपको इसका कंसेप्ट सारा क्लियर हो। अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो तो वेल इट्स गुड, लेकिन अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो इट्स टोटली अप टू यू। आपने इस चीज़ को नहीं देखना, आपने क्या रखना है, इस रेशो को। आपने ये देखा कि ये रेशो सेम रहती है किस तरह से, जब तक मीडियम सेम होते हैं। इस बात का मतलब क्या है, देखो किस तरह से सेम ले, जब तक मैं मीडियम सेम ले रही हूँ। मैंने एक दफ़ा एयर लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिया, ग्लास, ये मेरा मीडियम है। अब मैंने लाइट को फॉल करवाया, ये लाइट जिस एंगल के साथ फॉल कर रही है वो है 30 डिग्री। अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा कि लाइट किस एंगल से बेंड होगी? तो वो लाइट जिस एंगल से डिपेंड होगी वो डिपेंड किस पे करती है कि लाइट आकर किस एंगल से टकराई थी। अब देखो मेरे पास ये रेशो सेम आनी चाहिए, जैसे n = sin θi/sin, ये चीज़ सेम आनी चाहिए ना। एयर से ग्लास में जब आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, हमने कैलकुलेट किया था अभी 1.5, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही आना चाहिए। लाइट को जब हम फॉल करवाते हैं, जिस मर्ज़ी एंगल से फॉल करवाएं वो हम पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर sin 30 जो है वो करा दिया फॉल। ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगी? ये चीज़ टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये आई पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करेगी किस तरह से कि अभी अपनी मर्ज़ी से अपने आप को नहीं कोई भी एंगल बना सकती। इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर वो चीज़ आनी चाहिए कि मैं जब आंसर निकालूँ तो 1.5 ज़रूरी, 1.5 ही आना चाहिए। चलो एक दफ़ा दोबारा समझते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। एयर से ग्लास में जब जाती है तो हमने कैलकुलेट अभी थोड़ी देर पहले किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आना चाहिए, 1.5। लाइट को हमने अपनी मर्ज़ी से फॉल करवा दिया, लाइट को हमने 30 डिग्री से फॉल करवा दिया। अब मेरा आंसर 1.5 ही आना चाहिए। यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, sin θi/sin θr, ये होता है ना फार्मूला। आंसर क्या आना चाहिए, 1.5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर तो sin 30 गिवन है। अब
ये किसकी मोहताज है कि आंसर मेरा 1.5 लेकर आना है, तो ये उतने ही एंगल पर बेंड करेगी जितने बेंड होने पर आंसर 1.5 आए। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 19.5 लिखूँगी तभी मेरा आंसर जो है वो 1.5 आएगा। तो इसका मतलब जो ये दूसरा एंगल है ये अपने आप को क्या कर लेगा, कम कर लेगा। वो 30 था ना, तो ये कम कर लेगा अपने आप को 19.5 पे, क्योंकि इस बेचारे ने आंसर जो है उसको 1.5 पे ही रहना है। ये जो है वो आज़ाद है, ये जो मर्ज़ी करे। दूसरे वाले को फिर इसको बैलेंस करने के लिए अपने आप को कम ज़्यादा करना पड़ता है आंसर सेम लाने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो रेशो होती है वो सेम होती है, मतलब उसने आंसर सेम लाना होता है। मतलब अगर ये अपने आप को कम ज़्यादा कर रहा है ना, तो ये फिर अपने आप को कम करके इसके बराबर कर लेगा, या ये अगर अपने आप को कम करेगा ना, तो ये बेचारा अपने आप को ज़्यादा करके इसके बराबर कर लेगा। इस आंसर के बराबर लाने के लिए ये जो है इसके मुताबिक अपने आप को कम ज़्यादा करता है। अब दोबारा से अगर एयर है और यहाँ पर ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोबारा से क्या आना चाहिए, 1.5। अब अगर ये दोबारा से अपनी मर्ज़ी से 60 डिग्री पर आ गया तो दूसरा अपने आप को क्या कर लेगा, अब दूसरे ने ठीक है साइन 60, दूसरा अब अपने आप को इतना करेगा कि आंसर दोबारा से 1.5 ला सके। तो ये अपने आप को क्या कर देगा, अगर मैं यहाँ पर साइन 35.5 लिखूँ ना, तो फिर आंसर जो है 1.5 आता। तो ये अपने आप को क्या बना लेगा, 35.5 बना लेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो कि स्नेल्स लॉ को समझने के लिए ज़रूरी था कि दूसरा वाला अपने आप को पहले वाले के मुताबिक कम या ज़्यादा करता है ताकि वो आंसर जो है रेशो जो है सेम ला सके। अभी यहाँ से शुरू करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ही स्नेल्स लॉ कहा जाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। एक साइंटिस्ट था, उसने इसका नेम रखा, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। दीज लॉज कैन बी गिवन इन 2 स्टेप्स। पहला वही जो आपको मैंने बताया था जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का था, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड सारे के सारे एक ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब हमने पहले भी समझा हुआ है तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखो ये मीडियम 1 है, लाइट यहाँ पर आती है, जहाँ पर ये लाइट आती है वहाँ पर टकराती है, वहीं पर हम डॉटेड लाइन में ऐसे नॉर्मल बना देते हैं और फिर ये रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये नॉर्मल मतलब इस प्लेन के ऊपर ही लाई करते हैं। और द सेकेंड लॉ इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और 2 मीडिया। बेसिकली वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन है, क्योंकि बराबर नहीं होते तो फिर कोई ना कोई रिलेशन होगा। रिफ्लेक्शन में हम ये कह के बात ख़त्म कर देते थे कि ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर वो बराबर नहीं है तो इसका मतलब उनके दरमियान कोई रिलेशन है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो होता क्या है कि ये एंगल जो बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाता है। अब ऊपर कोई ना कोई और मीडियम है जिसको हम N1 कह देते हैं और मीडियम, और नीचे कोई और मीडियम है जिसको हम N2 कह देते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, N1 पे पड़ा हुआ है, और रिफ्रैक्शन कहाँ N2 पे पड़ा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आता है, N1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू N2, 2 के साथ रिफ्रैक्शन के साथ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर लिखा गया कि N1 और N2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं 2 मीडियम्स के, और ये जो है थीटा आई और थीटा आर ये एंगल्स हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन से ये N1 को इकट्ठा दोनों N को इकट्ठा कर दूँ तो ये N1 है, दूसरा N यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, N2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। इसको मैंने इक्वेशन 2 नेम दे दिया। अभी याद रखना है 1 जो है N1 वो ऊपर वाला मीडियम है और N2 नीचे वाला मीडियम है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर मैं कहती हूँ कि लाइट जो है वो आ रही है वैक्यूम से किसी भी मीडियम में, मतलब ऊपर जो मीडियम है वो वैक्यूम है और वैक्यूम से लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में आ रही है। इधर हो गई है बेंड, ये आपको डायग्राम अब बनाना आ गई होगी। मतलब वैक्यूम से वो किसी भी मीडियम में जा रही है, कोई भी मीडियम हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता। तो अगर तो वो वैक्यूम से आ रही है तो वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर देंगे, 1। ये बात दोबारा से पढ़ लो कि वैक्यूम और गैस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम में कोई भी किसी भी किस्म का पार्टिकल नहीं होता, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा ही रहती है। तो ये हमने देखा भी है अभी पीछे। और नीचे अभी मुझे नहीं पता तो मैं N2 ही लिख रही हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आई साइन थीटा आर, उसी तरह। अब मैं कह रही हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, नीचे वाला जो मीडियम 2 है मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, तो कोई भी मीडियम हो सकता है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने N लिख दिया अपनी आसानी के लिए कि मुझे नहीं पता, बस वैल्यू N है। तो वो यहाँ पे 1/N हो जाएगा साइन थीटा आर,
ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है तो वैक्यूम के लिए 1 होता है, तो N1 की जगह हमने 1 पुट कर दिया। N2 वैसी ही है, बाकी सब चीज़ें भी वैसी हैं। और अगर मैं कह रही हूँ कि N2 मुझे कोई मीडियम नहीं पता लेकिन उसकी वैल्यू को N हो सकती है, तो मैंने N यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आगे जाएगा फार्मूला। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, ऊपर जो है, नीचे वैक्यूम हो गया और ऊपर कोई भी मीडियम हो गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि N2 अब 1 होगा, क्योंकि वैक्यूम कहाँ चला गया, N2 पे, नीचे वाले के। तो जहाँ पे N2 लिखा हुआ है वहाँ पे अब मैंने 1 पुट कर दिया, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। फिर मुझे दोबारा से जो N1 है वो कोई भी मीडियम हो सकता है, तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, मैंने उसकी वैल्यू की जगह N पुट कर दिया, बाकी चीज़ें वही हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।